हैं हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर आज के डिस्कशन में। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, पूरा माहौल थोड़ा लास्ट 24 घंटों में बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्रूड वापस आ गया, कमेंट्री भी ग्लोबल कुछ खास अच्छी नहीं दिख रही है। कितना संगीन होता हुआ नजर आ रहा है आपको माहौल? अच्छा, कल हम बात कर रहे थे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शायद लॉन्ग ट्रेड के लिए फेवरेबल नहीं है, और आई एम नॉट सरप्राइज दैट वैसा ही हुआ। जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वह लॉन्ग ट्रेड के लिए फेवरेबल नहीं है। वह इसलिए फेवरेबल नहीं है बिकॉज क्रूड, सब स्क्रीन देख रहे हैं, देख चुके हैं, क्रूड आ चुका है ऊपर, एफआई की सेलिंग वापस आ चुकी है। मगर मेरे हिसाब से इसलिए फेवरेबल नहीं है क्योंकि इस मार्केट के अंदर जो ओवरसोल्ड कंडीशंस थी 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, वह अब नहीं है। तो मार्केट के अंदर कोई कंपल्सिव शॉर्ट कवरिंग इस समय नहीं होने वाली है, और जो लॉन्ग ट्रेडर है वह भी जानता है कि भाई लॉन्ग इस समय अगर करेंगे तो क्रूड का रिस्क है, वॉर का रिस्क है, और इन्फ्लेशन जो ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स जिस प्रकार की एक मुहिम पर आ चुके हैं इन्फ्लेशन फ्लाइट करने के लिए, उसको लेकर के डॉलर इंडेक्स पे भी रिस्क है। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपके फेवर में इस समय लॉन्ग ट्रेड के लिए कुछ ऐसे बड़े ट्रिगर्स नहीं हैं। अब बात करते हैं स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स की। मुझे लगता है कि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर जो आउट परफॉर्मेंस आया था वो आएगा और वो जारी रहेगा, कम रहेगा मगर रहेगा। कल आप देखिए किस प्रकार से फार्मा में हमने तेज़ी देखी थी। कल आप देखिए किस प्रकार से हमने देखा था कि बड़े मिड कैप चुनिंदा स्टॉक जो ट्रेडर डोमिनेट करते हैं, जैसे जी डेल्टा कॉप हो गया, उसके अंदर अच्छा उछाल देखने को मिला था। वेदांता में अच्छा उछाल देखने को मिला था। मैं यही देख रहा हूँ नालको के अंदर उछाल देखने को मिला था। तो ऐसा नहीं लगता है अजय कि जो मार्केट एकदम धराशायी हो जाएगा बिकॉज क्रूड ऊपर आ चुका है और बिकॉज एफआई की सेलिंग आ रही है। मगर एक बात तो तय है कि जो अपसाइड है वह इस समय ज़रूर गैप, वो समय कैप हो चुकी। क्या हम दोबारा मार्च लोस तक जाएंगे, अभी कहना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता है कि आज के डेटा पर हम इस प्रकार का कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मगर अपसाइड कैप है। मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस रहेगा, और इस समय जो सेक्टोरल चर्न हम देख रहे हैं मुझे लगता है वह भी जारी रहेगा। निकुंज, गुड मॉर्निंग। आपसे मेरे को 2 क्वेश्चन पूछने हैं। मैं आपसे परमिशन लेके बोल रहा हूँ, आपसे 2 क्वेश्चन पूछने हैं। पहला क्वेश्चन तो क्रूड को लेकर है। पिछली बार भी आपका असेसमेंट बिल्कुल ठीक रहा था। इस बार मैं आपका क्रूड का एक बार असेसमेंट पता करना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि 140 से 150 हो जाएगा, क्योंकि ये यूक्रेन और रशिया वाला तो मैटर ज़्यादा ही लंबा खिंच रहा है। दूसरा क्वेश्चन मेरा है वो IT और फार्मास्यूटिकल्स को है। मैं भी आपको सुन रहा था, IT और फार्मास्यूटिकल्स को क्या अगले 1 क्वार्टर के लिए पोर्टफोलियो में थोड़ी ज़्यादा जगह दे दें क्या? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फार्मा की। और डिम्पी, फार्मा एक इतना कॉम्प्लेक्स सेक्टर है कि आप फार्मा में जेनेरिकली कभी निवेश नहीं कर सकते हैं। देखिए, IT में आप निवेश करते हैं, कॉर्पोरेट बैंक्स में आप निवेश करते हैं, तो आप एक इकोनॉमी का व्यू लेकर के निवेश करते हैं। आपको पता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, आउटसोर्सिंग अच्छी चल रही है, मार्जिन्स अच्छे रहेंगे, तो 4-5 IT कंपनीज, अगर TCS अच्छा ग्रो कर रही है तो इन्फोसिस भी ग्रो करेगी। हम डिबेट हमेशा IT में करते हैं कौन ज़्यादा ग्रो करेगी, कौन कम ग्रो करेगी। फार्मा में ऐसा नहीं होता है। लॉरस का जो बिजनेस मॉडल है सन फार्मा से एकदम अलग है, जो सन फार्मा का बिजनेस मॉडल है सिप्ला से एकदम अलग है। नेटको का जो बिजनेस मॉडल है वह आपका जुबिलेंट से एकदम अलग है। तो फार्मा के अंदर आपको एकदम स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। कई डीवीज जो इस समय कर रहा है वह एकदम ही अलग ही रफ्तार पर इस समय चल रहा है। तो फार्मा के अंदर आप एक जेनेरिक कॉल कभी नहीं ले सकते हैं, और आपको लेना भी नहीं चाहिए, बिकॉज एवरी कंपनी हैज़ अ डिफरेंट पेटेंट, हैज़ अ डिफरेंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, different market and a different different challenge in terms of where the US FDA audit is going or not. So फार्मा में कभी आपको जेनेरिक कॉल नहीं लेना चाहिए। ये मैं कई समय से कहता हूँ। मैं कई बार आश्चर्यचकित भी होता हूँ कि हम देखते हैं जी फार्मा एक साथ चलता है, नहीं होना चाहिए, गलत होता है। ये एक ट्रेडिंग व्यू है, मगर वैसा नहीं करना चाहिए। IT के अंदर डिब्बी देखिए, IT मेरे को लगता है कि इस समय आउट परफॉर्म करेगा ही करेगा। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ग्रोथ आपको दिख रही है, IT कंपनीज बाय बैक कर रही हैं, 12-15% की ग्रोथ आपको दिख रही है, तो IT के अंदर मुझे लगता है आउट परफॉर्मेंस रहेगा। आउट परफॉर्मेंस का मतलब ये वो गिरेंगे कम, मगर वो बढ़ेंगे भी नहीं ज़्यादा, बिकॉज उनकी वैल्यूएशन ज़्यादा है।
निकुंज, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉम्प्लीमेंट योर ऑब्जर्वेशन। कल ही आपने कहा था कि मानसी क्रूड में 100 से नीचे नहीं 100 से ऊपर जाता ही देख रहा हूं। इसके अलावा बाजार डोमेस्टिक मार्केट्स आज किस तरह से इंपॉर्टेंट लेवल्स के हिसाब से आप देख रहे हैं, और फिर सेक्टर्स जिस तरह से आप बता रहे हैं फार्मा एफएमसीजी पर किस तरह से नजरिया बनाना है, और कौन से सेक्टर्स होंगे जिन्हें फोकस करना चाहिए? कल मेटल्स पर आपने बुलिश नजरिया अपनाया था। मानसी देखिए, एक बात तो तय है कि इस समय जो एनर्जी प्राइसेस को लेकर के जो शॉक वेव हम महसूस कर रहे हैं वह जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो अगर मेटल के प्राइसेस ऊपर रहते हैं और अगर एनर्जी प्राइसेस ऊपर रहते हैं तो कौन सी कंपनियों को इसका बेनिफिट मिलेगा और कौन सी कंपनियों को इससे मार पड़ेगी। एक सिंपल अगर आप उस नज़रिए से मार्केट को देखें तो आपको विनर्स एंड लूजर्स मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि इस समय एक वापस ट्रेड है जो HPCL, BPCL, ONGC, गेल पे जानी चाहिए, क्योंकि कल फ्यूल के दाम बढ़े हैं और सरकार इस समय एक्साइज ड्यूटी दे आर इन अ पोजीशन टू रोल बैक एक्साइज ड्यूटी। तो मुझे लगता है कि HPCL, BPCL के अंदर जो एक वैक्यूम आया था कि भाई क्रूड प्राइस ऊपर जा रहा है, इनका सब्सिडी बर्डन कौन, एक बियॉन्ड अ पॉइंट इनको ही लेना पड़ रहा था, मुझे लगता है उसके अंदर थोड़ा रिवर्सल आएगा। ONGC गेल एक नो ब्रेनर ट्रेड है, इस समय क्रूड ऊपर रहेगा। अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी रोल बैक करती है, अगर सरकार पास ऑन करने देती है प्राइस हाइक, तो इनके अंदर भी सब्सिडी बर्डन नहीं आएगा। मुझे लगता है अजय, HPCL, BPCL कंपनीज के अंदर मार्केट में एक भय आ रहा है कि क्या जो हमारी ऑयल पॉलिसी है 2024 के राह पर चल रही है, जिसके अंदर ऑयल मार्केटिंग कंपनी सब्सिडी दे रही थी और सब्सिडी सरकार उनको बाहर से ऊपर दे रही थी, मुझे नहीं लगता वैसा होने वाला है और लगता भी नहीं वैसा होगा। मगर स्टॉक मार्केट के अंदर इस नज़रिए से इन स्टॉक्स को पनिश करा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर एक ट्रेड ज़रूर बनता है। ठीक है निकुंज सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन चलते चलते मेरा एक क्वेश्चन का आंसर अभी भी रह गया सर, क्रूड कितना जा सकता है ऊपर? डिम्पी, आपके पॉकेट में 5 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का है, कौन सा है? उछालिए फिर मैं आपको बताऊंगा। नहीं सर, वो आपका असेसमेंट ठीक रहता है इसलिए पूछना लाजमी था। क्या ठीक है, मैं समझ गया कि समय थोड़ा सा भी कहना टफ है, चैलेंजिंग है, समझ गया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा फिर से आपसे बातचीत करके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खैर आगे